23 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई इसी विषय को लेकर के। 23 अक्टूबर 18, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। क्या बता पाएंगे कि उसने क्या किया, कितनी बैठकें हुई, उस पर क्या निर्णय आया, क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या निचोड़ आया, क्या सुधार किया गया? 23 अक्टूबर 18 की। और अभी जहां कर्नाटक की बात मैं करूं, कर्नाटक में 1/3/2023 को भी वहां एक कमेटी बना दी गई और उसी के जस्ट बाद चुनाव घोषित हो गया। उस कमेटी ने कितनी बैठकें की, कितना रिपोर्ट लाई, क्या हुआ? ये इस तरह की गलत फहमियों की चीज। देखिए, पढ़े लिखों का ये आंदोलन है, पढ़े लिखों का हक है, वो सब चीजों को समझते, एक एक बात को तोलते हैं। अभी आपने अग्निवीर की बात कर दिया, मैं कह रहा हूं अग्निवीर को पेंशन व्यवस्था से वंचित करने के लिए ये नया अग्निवीर व्यवस्था जो लाई गई है, सेना को भी पेंशन से वंचित करने का ये तरीका है और इसीलिए अग्निवीर लाई गई। आत्मनिर्भर तब होगा जब हम रिटायर होंगे, हमारा अर्धसैनिक बल रिटायर होगा और पेंशन पर अपना जीवन यापन चला पाएगा, वो आत्मनिर्भर होगा। जैसे आपने अभी नोएडा की बात की, वो आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भरता तो आप खत्म कर रहे हैं। सवाल ये है दूसरा, अगर आत्मनिर्भरता आप बात करते हैं तो ये कर्मचारियों पर ही क्यों होती है? आप सब तो लोक सेवक हो, आप सब तो नौकरी नहीं करते हो, फिर एक किसी भी पेंशन संस्था दो में नौकरी करेंगे तो आप तो कर्मचारी होंगे ना। आप किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे, कर्मचारी तो होंगे आप। ऐसा तो है नहीं कि संस्था के मालिक हो जाएंगे। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि हम अभी, आप किसी भी हिंदुस्तान की बात नहीं, अगर हम और आसपास के 30 से 35 देशों को देखें जहां पे मैंडेटरी है कि आप अपने बच्चे को 10th करने के बाद आप आर्मी का प्रशिक्षण दिलाएंगे उसको, और आपको मना नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो बच्चा 5 साल बाद अग्निवीर से बच के बाहर वापस आएगा तो उसको समाज में नौकरी मिलेगी, उसको उतना पैसा मिलेगा। आप ये 22 साल की उम्र में कोई आदमी 20 लाख इकट्ठा कर सकता है क्या? या आप ये बताइए कि जब तक तो उसको समझ नहीं आता नौकरी में करूंगा कहां, तब तक उसको डिग्री मिल जाती है उसका। सुन लीजिए, एनपीएस में भी बताया गया था कि लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे और सैकड़ों भी नहीं मिल रहे हैं। एनपीएस में भी यही बताया गया था। आज आपको मैं उदाहरण दूं, एक नहीं 10 दे सकता हूं, 100 दे सकता हूं। एनपीएस में जब आया योजना तो इसको बताया गया कि इसमें लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए में शेयर मार्केट उठेगा तो इतना लाख रुपए मिलेगा। आज 1700, 1800, 2200 रुपए आज मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आप जाके पता लगा ले, 1,15,000 जिसकी वेतन हो वो प्रिंसिपल रिटायर हुआ, 4,044 रुपए एनपीएस में पेंशन मिल रही। 4,044 में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। बिजली का बिल नहीं जमा पाएगा, बढ़ता हुआ सिलेंडर का गैस का दाम नहीं दे पाएगा। आप देखिए, सुनिए, हम ये अभी आप, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाए। अब जैसे अमिताभ जी ने एक उदाहरण दिया कि एनसीआर में मां भी रहती थी, बेटा भी रहता था, मां को मरे 20 दिन हो गए, बेटे को पता नहीं चला। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये जो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ये वो एक समस्या, इसका भी एक समाधान निकालना है। हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनोज जी, ठीक, अभी रुकना होगा। विजय जी, ये बात भी रुकिए, मनोज जी आप भी रुकिए। मैं रणवीर जी के पास चलता हूं एक बात लेके। देश के प्रति जज्बा राजनेताओं में बहुत ज्यादा है, भक्ति का, देशभक्ति का, कुर्बानी का, बलिदान का। तो उसका सम्मान करते हुए विजय बंधु जी आप भी सुन लो, क्या ऐसी नई व्यवस्था नहीं, जब नए नए प्रयोग हो ही रहे तो ऐसा ना कर दे कि जितने सांसद, विधायक और पार्षद तक हैं देश में किसी पार्टी को, उनके सबके बच्चों के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दे? नहीं अच्छा रहेगा? जितने सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, किसी पार्टी को जबरिया उसके लड़के को ले जाओ, अग्निवीर में दाखिल कराओ, ताकि 5 साल बाद 20 लाख लेके लौटे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती दे। क्या कहते हैं रणवीर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अब तो ये होना चाहिए कि जो संसद विधानसभाओं के जो भी चुनाव लड़े तो उसमें पहली शर्त जैसे विदेशों में है कि भाई जो है सेना में ट्रेनिंग करना यूरोपियन देशों में अनिवार्य है, इसराइल वगैरह में है, लंदन ना, में मैं आप मेरी बात सुनो रणवीर जी, ना, हम नेता के लिए अनिवार्य नहीं कर रहे, उसके घुटने तोड़ दो आप, ना उस चक्कर में नहीं कर रहे। मैं सुनो, हम कह रहे हमारी फॉर्म, एक मिनट भाई, हमारे फॉर्म में ये लिखा जाएगा कि मेरा लड़का रामलाल फला तारीख से अग्निवीर हो गया तो फॉर्म ओके है, चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं लड़ सकते। ये कह रहा हूं, सरल बात करो। ये बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बहुत जरूरी है, तब इनको पता लगेगा। लेकिन इनको माननीय बीजेपी नेता को बता दें कि जितने अग्निवीर अभी भर्ती किए हैं उनकी शादी के लाले पड़ गए। वो पहले लड़के वाले के पास जाते हैं कि भाई लड़के वाले वो अग्निवीर है या पहले वाला वीर है? बोला अग्निवीर। तो बोला 4 साल के बाद ये आएगा और 10-12 लाख रुपए उड़ा देगा
और शादी के लाले पड़ गए। खैर, मैं अभी दूसरे तरफ जाना चाहता हूं मान्यवर। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि कल ही 6 अप्रैल को सीआरपीएफ के 76 जवानों ने चिंतलनार चिंतगुफा में शहादत दी थी। वो 6 अप्रैल 2010 देश के लिए सरकार बताए उनकी पेंशन जिन्होंने सुप्रीम शहादत दी। आने वाला 9 अप्रैल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, जब गुजरात में जो है 1965 में पाकिस्तानी ब्रिगेड का 9 अप्रैल 1965 को मुंह मोड़ दिया था सीआरपी की मात्र 2 कंपनियों ने, जिसमें 6 जवान हमारे शहीद। हमारे जो है संसद को हमने बचाया था। अब माननीय सांसद मलाई खा रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, और जो चौकीदार सड़क पे खड़ा जिसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए देशवासियों को कि अर्धसैनिक बलों की तो पेंशन ही नहीं है। ठीक बात जी। ठप्पा लगा दिया हाई कोर्ट ने। अब चाहिए समय रहते संभले सरकार, वरना जो है खासकर कर्नाटक का, मध्य प्रदेश और जितने भी स्टेट है उसमें जहां हमारी ज्यादा शक्ति है, हम वो किसी को देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करे और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है लागू करें। जोशी साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये इस बात से सहमत हो आप कि भाई जो भी, क्योंकि नेताओं के हृदय में मैं देश के प्रति इतना गंभीर जज्बा देख रहा हूं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, जज्बा संभाले नहीं संभल रहा है, देशभक्ति की जज्बा नेताओं में बहुत ज्यादा देशभक्ति आ गई। मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं करते उस ओवरफ्लो होते जज्बे को कंट्रोल करने के लिए कि ये नियम बना दे कि पार्षदी से लेके और लोकसभा राज्यसभा तक का चुनाव तब लड़ पाओगे जब बेटे को बेटी को अग्निवीर बनाओगे? बताओ भैया, समाजवादी पार्टी सहमत है? देखिए इमरुद्दीन साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से तो इससे सहमत हूं। तो पार्टी को तय करना है, पार्टी का भाई, पार्टी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा विचार है। अरे आप तो मांग करो भाई, आप सबके हृदय में मैं देख रहा हूं वो दाएं बाएं बह रहा है देशभक्ति का जल, जो तूफान, उसको समेटना भी है मुझे। इतनी ज्यादा देशभक्ति आ गई नेताओं में कि मुझे बड़ा उनके प्रति वो है सम्मान का भाव जागृत हो रहा है जी। आज जो आपने जो विषय कहा है, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं कि आज देश चौथी व्यवस्था है विश्व की, छठी व्यवस्था है विश्व की, तो आज आप पेंशन हटाने का काम कर रहे हैं। और जब देश कोई व्यवस्था में नहीं था, गरीबी रेखा से नीचे था, और तब ये पेंशन मिलने का काम कर रहे थे। आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, आप प्रोफेसर साहब, आप सुनिए प्रोफेसर साहब, मैं आपका बड़ा, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। प्रोफेसर साहब सुनिए तो सही, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। आप सुनिए, अगर सरकार, अगर प्रैक्टिकल, अगर आप जिस क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और अगर पुरानी परिपाटी बदलेंगे, आप अगर नया को प्रयोग करेंगे तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि अगर देश में परिवर्तन आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा उसमें कि इस परिवर्तन में ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया तब भी करना है। तो थोड़ा सा जो है, आप अगर प्रयोग किया जाता है तो ठीक, एक मिनट मित्र, दोनों लोग रुकिए, ठीक, आगे बात आ गई। मैं कुछ अनूठे विषयों पर चर्चा करता हूं, बाकी तो सब है ही, रिलीज है प्रेस की, उसका क्या करना। विजय बंधु जी, एक मसला और खड़ा होता है। वो मसला ये कि भाई वो लोग चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, एक रिपोर्ट आई थी एक उसमें वेबसाइट में, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोग ठीक नहीं। अधिकांश राजनेताओं की संतानें विदेश में शिक्षा पा रही हैं क्या, और विजय बंधु और रणवीर सिंह के लड़के को पकड़ के भर्ती किए दे रहे हो अग्निवीर में, बोले तुम्हें अग्निवीर बनना है? जोशी जी का लड़का, मनोज पंडित का लड़का, सुधा मिश्रा का लड़का पढ़ाएगा हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड में है, और बाकी सब, अरे भाई आपसे आपका नाम वापस ले लिया, शकुंतला बोल दिया, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, है ना। आप तो नाम शकुंतला रामलाल श्यामलाल कर दिया, हटाओ, सब नेताओं का नाम बदल दिया। ये नेता है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आपके लड़के पढ़ेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी है, और विजय बंधु घर से पकड़ के ले जाओ, बोले अग्निवीर बनाएंगे। ये कैसे, क्या मसला है भैया? देखिए सर, ये बहुत गंभीर सवाल है। गरीब किसान का, मजदूर का बेटा अग्निवीर बनेगा, देश का नेता, बीसीसीआई का सचिव बनेगा उसका बेटा, तो ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। और दूसरा जो सवाल अभी जो गंभीरता से अभी मनोज भाई हमारी बात अच्छी बात बोले कि ये प्रयोग है,
2003 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस योजना को लेकर एनपीएस को लाए थे, तो ये प्रयोग नेताओं पर क्यों नहीं किया उन्होंने? नेता तो सक्षम भी होता है। आज अधिकांश सांसद करोड़पति अरबपति हैं, उन पर प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? उनका तो बढ़ता जा रहा है। आप प्रयोग जनता पर, आप प्रयोग कर्मचारियों पर, आप प्रयोग उन्हीं लोगों पर जो खुद एक के सहारे चलते हैं। नेताओं के तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन पर आप प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर आपने भी कहा एक प्रयोग कर रहा हूं, एक प्रयोग आप एक भी कर लीजिए, जैसे सर ने भी बताया। मेडिकल का छात्र होता है जो एमबीबीएस करने जाता है ना, तो उसको प्रयोग करने के लिए जिंदा आदमी नहीं देते, उसको प्रयोग करने के लिए वो देते हैं कि जहां पर वो चीजों को बनाए। सारा कुछ गरीब तबका किसान पर प्रयोग हो रहा है, नेताओं पर प्रयोग करके दिखाइए। आप एक प्रयोग नेताओं पर दिखाइए। हम कैसे अपने हमारी पार्टी कैसे व्यवस्था बंद कर, इसके लिए क्या परिपाटी बननी चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए? आप ये देखिए कि इसमें ऐसा नहीं कि हमारा दम निकल गया, हम मर गए। और मेरा मानना बिल्कुल, मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि देश का विधायक, सांसद और मंत्री इनके बच्चों के लिए भी मैंडेटरी कर दें कि आपको भी 2 साल 3 साल जो है अग्निवीर क्या आर्मी में जाना पड़ेगा। जो जज्बा है, जो देश सेवा करने का जज्बा है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए आपको भावना पैदा करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चीज करनी पड़ेगी कि देश मेरा है और इसके लिए मैं भी जिम्मेदार उसी भावना से गरीब का, किसान का बेटा देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, सिर्फ इसी भावना से। लेकिन उसको बाद में आप क्या देते हैं कि आप जाओ ऐसे। अभी महेंद्र सिंह धोनी और आज बड़े बड़े क्रिकेटर हैं हमारे, सबको आर्मी में भर्ती किया ना, सबको दिया ना कि भाई जाइए आप मोटिवेशन दीजिए, चीजें कीजिए, खड़े होइए और जाके बॉर्डर पर खड़े होइए। लेकिन किसान का बेटा ही क्यों, नेता का बेटा क्यों नहीं? हम ये सवाल तो मैं कह रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, एक मिनट भाई बंधु जी, मनु जी, सुधा मिश्रा जी, मुझसे एक सज्जन ने कहा कि अमिताभ जी आप सरकारी कर्मचारियों के चक्कर में कहाँ पड़े रहते हो हैं? मैंने भाई क्यों, क्या हो गया? बोले ये सब खाए कमाए रहते हैं, जो एक सामान्य भाषा होती है। मैंने कहा मैं इस बात का प्रतिवाद करने के बजाय इससे बड़ा प्रश्न रख देता हूं बाबू। बोले बताइए। मैंने कहा सरकारी कर्मचारी खाए कमाए होते हैं, खाए अघाए होते हैं, नहीं होते हैं, इस पे तो विवाद है, पक्ष विपक्ष में देश बंट जाएगा। लेकिन किसी चौराहे पे जाके पूछो नेता खाए अघाए हैं कि नहीं, सब 100 लोग खड़े होंगे, 100 कहेंगे हैं, क्या एक भी नहीं कहेगा नहीं है। तो उनको पेंशन की फिर जरूरत क्यों, उनको मुफ्त इलाज की जरूरत क्यों, उनको मुफ्त यात्रा की जरूरत क्यों, साथ में कैंपेनियन की जरूरत क्यों, उनको विटामिन की गोली और टॉनिक हमेशा जीवन भर फ्री मिले क्यों? नहीं, खाए कमाए तो वो भी हो सकते हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो एक बार विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम भी देख आया है, उसके कुर्ते से कलप नहीं गया भगवान का नाम लेके, फिर भले दोबारा जीता हो ना जीता हो। सुधा जी। जी अमिताभ जी, मैंने बात की शुरुआत ही इसी से की थी कि अगर हम पुरानी पेंशन योजना के लागू होने की बात कर रहे हैं और अपने राज्यों में कर भी रहे हैं, तो मेरा स्टार्टिंग यही था, मैंने यही कहा था कि अगर जो सांसद विधायक या कोई और है जो राजनीतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल रही है तो बाकी औरों को क्यों नहीं? मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी। आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों ने दिया था कि 2021 वर्ष में जवानों की आत्महत्या का जो संख्या है वो बढ़ रही है, प्लस नौकरी छोड़ने का सिलसिला बहुत ज्यादा हो रहा है, बीआरएस लेने वालों का सिलसिला ज्यादा हो रहा है। मैं जब आप बोल रहे थे कि हर परिवार से एक जो इनका जो क्रांतिवीर और कौन से लेके आए हैं, मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं जरूरी हो कि हर नेता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है सलाह, और मैं चाहती हूँ ऐसा इस देश में कि जितने भी नेता या राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं उनके बच्चे यही पढ़े भारत में, और भारत में सरकारी चूंकि सीबीएसई बोर्ड हमारा सब कुछ तो जुड़ा हुआ है ना, यही के स्कूलों में पढ़े, ये भी बहुत जरूरी होना चाहिए इस देश में। क्योंकि अगर देश के विकास की हम बात कर रहे हैं तो ये अब हमें करना पड़ेगा, नहीं हुआ इसकी बात नहीं करनी है, लेकिन जो हो सकता है उसे करना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और बोल लीजिएगा, अभी मनोज पंडित जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि शिक्षक है, पढ़ाते होंगे, ये करते होंगे, बच्चे स्कूल में सीखने आते हैं, सरकार सीखने के लिए नहीं है, सरकार नियंत्रित करके जनता की सुविधाओं और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है। आप वहां नहीं बैठे हुए अनुसंधान संस्थाशाला में क्या प्रयोग करेंगे, अच्छा हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं? आपके पास इतना समय है कि जो भी आप सुविधाएं और योजनाएं लेके आ रहे हैं पहले टेस्ट कर लीजिए, तब लागू करिए। आप नहीं बोलते स्कूल में गए हैं टेस्ट कर रहे हैं तब लागू करेंगे, ये आपके लिए मौका नहीं होता है। ठीक है जोशी जी, राजनीतिक लोग अगर अपने आचरण से कोई प्रतिमान नहीं बनाएंगे, देश के सामने कोई मिसाल नहीं रखेंगे, तो उनकी किसी भी
वचन में, उनके किसी भी वक्तव्य में, उनके किसी भी निर्णय में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जनता जान रही है कि भाई जोशी जी हमको भाषण दे रहे हैं और खुद देखो नींबू काट कलप का कुर्ता पहने लंबी गाड़ी से आए हैं क्या, और मोंट ब्लैंक का पेन लगाए हैं 40,000 का, 2 लाख की घड़ी पहने, 1 लाख का चश्मा है और कह रहे गरीबों एक हो जाओ। तो आदमी हंसता है ना, इसलिए तो नेता की बात नहीं मानता आजकल। वो कहते जाओ यार अपने घर जाओ। नहीं, या तो उसको 1000 रुपया आलू और पूरी और आम का अचार और बाकी और व्यवस्थाएं और बस दो तो वो रैली में आता है, वरना आता किसी की रैली में नहीं। सच्चाई यही है। जोशी जी देखिए अमिताभ जी, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, चाहे वो हमारे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हैं, ये बहुत सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये इम्प्लीमेंट करने का काम होना चाहिए, मेरी निजी राय ये। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज की जो बहस का जो प्रारूप है, ये लड़ाई उन लोगों की है जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपनी संस्था के। तो निश्चित तौर पे इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये इनके साथ अगर जस्टिस नहीं होता तो इनकी भी जो भावनाएं आहत नहीं होती, देश की भावनाएं आहत होती है। इसलिए जो हमारे भाई विजय जी और आदरणीय रणवीर जी जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसको हम लोगों ने पॉलिटिकल चश्मे से ना देखकर केवल एक बात से देखना चाहिए, ये लड़ाई उन लोगों की है जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया अपनी संस्था की। तो अगर हम इस बात को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग इनकी न्याय के साथ खड़े हो पाएंगे और इन लोगों की लड़ाई में सही। ठीक बात है मनोज बाबू। एक चूंकि आप सरकार में, इसलिए सब राजनीतिक बिरादरी की तरफ से आपसे पूछ ले रहे हैं, क्योंकि राज्यों में अलग अलग पार्टियां भी सरकार में बहुत सारे दल हैं, इसलिए सबके लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। जब तक हम ओपीएस नहीं दे पाते, मान लीजिए क्या, तब तक के लिए क्या ये नैतिक नहीं होता कि हमारे देश का, राज्यों का जो शासक है, राजनीतिक वर्ग है, ठीक, उत्तर प्रदेश में योगी जी, बंगाल में ममता जी, राजस्थान में गहलोत जी, देश में मोदी जी, ऐसे सारे नाम ले लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी, सब लोग ये खड़े होकर अपने अपने विधानसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पारित कराते कि हम लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है ये अनैतिक है। तब लगता है सारे तर्क ठीक है कि भाई अगर हम, एक मिनट बाबू, एक मिनट, अगर पिता ने ये कहा घर में कि भाई अब देसी घी में पूरी नहीं बनेगी, इस वक्त तंगी चल रही है, ठीक, और शाम को खाने बैठा तो कहा हमारे लिए 4 देसी घी की निकाल दो, बाकी फिर तुम लोग मिट्टी के तेल में बना लेना, तो कैसे चलेगा? उसको भी छोड़ना होगा ना देसी घी। अभी आप देखिए कि कोविड में सबकी विधायक निधि, सांसद निधि और जो तनख्वाह मिलती थी उसको भी काट लिया गया, वो भी कम 30%, 70% काट के 30% दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये भी पहले कभी नहीं हुआ। जिस त्रासदी से देश गुजरा है, आप भी व्यक्तिगत रूप से आपको सब मालूम है और आपने देखा है और सबने देखा है, हर देश का हर व्यक्ति जानता है हुआ क्या था। हम उस चीज से बाहर निकल के आए हैं। तो ये सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी, राज्यसभा सांसद, सबकी निधि जब्त कर ली गई और वो इस चीज में लगाई गई कि भाई ठीक है सिस्टम को चलाना है। मैं बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये नहीं है कि भाई सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो हमें बहुत इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें, पर जो जिस चीज की आवश्यकता है वो हमें करनी है। ऐसे ही जी, ठीक है। विजय बंधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी, अभी बहुत अच्छी बात मनोज भाई ने उठाया कि कोरोना काल से हम लोग निकल के आए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। कोरोना काल में वही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी आपकी व्यवस्था को, सरकार की व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को चलाया। दुर्भाग्य से उस दौर का डीए आज तक नहीं दिया गया है और बल्कि केंद्र सरकार ने भी आदेश दे दिया कि हम ये डीए नहीं देंगे। जिस दौर में हमने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया और जिसके दम पर पूरी व्यवस्था चली, वही सफाई कर्मचारी, वही डॉक्टर, वही नर्स, आज उस कोरोना काल में जब अपने को अपना छूने को तैयार नहीं था, हमने काम किया, तो हमें तो इनाम में वो डीए भी मिलना चाहिए था, वो पुरानी पेंशन भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम सब लोगों ने काम किया। आप सबने देखा होगा जब प्राइवेट सेक्टर के सारे लोगों ने मना कर दिया। मैंने जी, एक मिनट विजय जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। मैंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक आग्रह किया था केंद्र और राज्यों की सरकारों से कि हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, केंद्रीय सेवा के अधिकारी नहीं, जो बहुत बड़े पदों पर, उनको छोड़ भी दीजिए, लेकिन जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं, करोड़ों, लाखों लाख लोग, राज्य को जोड़ लीजिए तो करोड़ों में जाएंगे। मैंने कहा था इन सबको एक्स ग्रेशिया 5,000 रुपए बिना किसी भेदभाव के
धन्यवाद पत्र के साथ सरकारें दें। नहीं माना। आप एक रैली में 5 करोड़ फूंक दोगे नेता लोग, ऐसे जहाज उड़ाओगे जैसे टेम्पू चल रहे हो, दे धनाधन दे धनाधन। लेकिन ये नहीं होगा कि सफाई कर्मचारी को चिट्ठी मिलती मुख्यमंत्री की दस्तखत की और 5,000 रुपया मिलता। अच्छा नहीं होता। सीआईएसएफ के हमारे जवान को जिसने एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, मालूम है कि ये एयरपोर्ट ये मौत का दरवाजा है, यहीं से कोरोना आया है, क्या अच्छा नहीं होता? क्या हम गरीब हो जाते? नहीं ना। एक एक दिन में शेयर मार्केट में लाखों हजारों करोड़ रुपया ऊपर नीचे धुआं हो जाता है, तब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो इससे क्या हो जाता? लेकिन भारत में राजनेताओं ने मेरी उस प्रार्थना को नहीं सुना। कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा, अमिताभ जी आप इमोशनल हो जाते हैं, राजकाज ऐसे नहीं चलता। तो मैंने भैया जैसे चले वैसे चला लो, मैं क्या कर सकता हूं। मनोज जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि करना चाहिए था। आप भी देखिए कि जब कोरोना काल में ये भी युद्ध था, ये भी अघोषित युद्ध था जिसको हमने लड़ा। आप ये देखिए कि जो वैक्सीन हमें कोई देने को तैयार नहीं था, आज हम देश को वहां ले आए कि हम लोगों को मदद करने के लिए वैक्सीन दिया हमने। तो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छा किया, चीजों बढ़ाई गई। अब सबसे पहले होता क्या है कि आप या हम या परिवार में कहते हैं यार ये तो अपना है, इसे बाद में भुगतेंगे, पहले बाहर वाला है इसको निपटा लो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो परिवर्तन लाने की बात हो रही है। मैं ये नहीं कहता पेंशन के खिलाफ नहीं है कि पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, मैं एक व्यवहारिक बात कह रहा हूं। जो इमोशनल वाली बात आप कह रहे हैं कि हम सब इमोशनल हैं और इमोशनल की वजह से ही चीजें चलती हैं, क्योंकि दिमाग से तो एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वो कहते थे कि राजनीति तो दिल से होती है, दिमाग से तो सिर्फ खुरापात होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर देश को चलाना है, चीजें करनी है तो दिल से ही चलेगी, वो दिमाग से नहीं चलेगी। मनु जी ठीक है तो जी, 1 घंटे बहस चली। सच्चाई मालूम क्या है, कष्ट कहां है जनता को? सरकारी कर्मचारी, आज उनका विषय इसलिए उनको उल्लेख कर रहा हूं। मैंने एक बात और कही थी जब पूरा कोरोना में लॉकडाउन था, ऐसे मंच से कही थी कि सरकार, राजनेता, सुधा जी, सारे राजनेता जिनके पास फौज फाटा सरकारी है वो फौज फाटा छोड़ दें लॉकडाउन तक के लिए, क्योंकि वो तो घर से निकल ही नहीं रहे, वो तो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है, गार्डन में भी नहीं आ रहे। सरकार पर लोड कम हो जाता फाइनेंशियल, किसी ने नहीं छोड़ा। बोला ना ये 200 सिपाही मेरे बंगले के बाहर पड़े रहने चाहिए, हम निकले ना निकले मेरी मर्जी। इसलिए आप पर सवाल उठता है, नेताओं पर इसलिए सवाल उठता है। आपने एक परिभाषा दी अर्धसैनिक बलों के लिए कि हम इनको भारतीय सेना जैसा नहीं मानते, ये भारतीय सेना के सैनिक जैसे नहीं है, इसलिए इनको पेंशन नहीं दे सकते, पेंशन केवल सेना के लिए है। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसने आपके कारण बता दिए। उसने कहा ये भी भारत गणराज्य के सशस्त्र प्रहरी हैं, इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्मी, बोले इनको पुरानी पेंशन दो। अब उसके खिलाफ आगे जाने की क्या जरूरत थी? आगे जाने की क्या जरूरत थी? और एक बात मैं कई बार कह चुका, लेकिन बार बार मेरे मन में आती है। मैंने कारगिल के युद्ध को बहुत नजदीक से देखा। यह बात सब पर लागू है, अर्धसैनिक बलों पर भी। कारगिल का था विचार आया इसलिए दिमाग में, इसलिए बोल दिया। जितने सैनिक शहीद होकर आए उसमें 99% गांव गरीब और किसान के बच्चे थे। और यही बात पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सुंदरनगर, जीके और जोरबाग में रहने वालों के बच्चे नहीं हैं इसमें। और नेताओं के तो बहुत ही रेयर, कोई गलती से फंस गया हो तो फंस गया हो। नेता ऐसे लफड़े में कभी नहीं पड़ता जोखिम वाले ना। तब तो सोचना चाहिए। सोचे उस परिवार का जो जिसका एक्सपोजर भी नहीं है अपने गांव से बाहर, ना पत्नी का, ना बच्चे हैं, छोटे छोटे वृद्ध माता पिता हैं, बेटा शहीद हो गया, क्या करें? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इस बात के लिए खतों की दावत करनी पड़ती कि शहीद माने, बोले नहीं मानेंगे अभी। क्यों भाई, क्यों नहीं मान लेते शहीद? सरकारी कर्मचारियों के लिए हम एक धारणा बना लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी का मतलब है, ये क्या होता है? हम निजी क्षेत्र के भी समर्थक हैं, प्रशंसक भी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कोरोना की उस त्रासदी में ये सरकारी क्षेत्र नहीं होता तो ईश्वर ही मालिक था देश का।
राजस्व विभाग के कर्मचारी राशन बंटवा रहे थे, स्कूलों के टीचर राशन बंटवा रहे थे। भरे बिकट लपट कोरोना की जब चल रही थी, जोशी जी, मेरी पत्नी टीचर हैं, तो वो सरकारी स्कूल में राशन बंटवाने जाती थी, 2-2, 3-3 मास्क लगा के। क्या डर लगता था कि कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, लेकिन जाती थी। नेता नहीं निकलता था ना। गार्डन में भी पानी लगाना बंद कर दिया तुम्हारे डर के, कहीं ऐसा ना हो पेड़ पौधों से कोरोना आ जाए। क्या अब बातें बड़ी बड़ी, तो उस टीचर के लिए क्यों नहीं हमको कुछ करना चाहिए? सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स में जो लोग वहां सफाई कर्मचारी थे, नर्सें थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, इवन डॉक्टर्स थे गवर्नमेंट अस्पतालों के, वो एक हाथ में दवा और एक हाथ में मृत्यु का वारंट लिए घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? सैकड़ों डॉक्टर मर गए कि नहीं मर गए? सैकड़ों सफाई कर्मचारी मरे कि नहीं मरे? उन्होंने कुर्बानी दी कि नहीं दी? और मान लीजिए वो भी छुट्टी लेके घर बैठ जाते तो क्या करते फिर आप? क्या आप लोग कोरोना का इलाज करते? आप तो खुद ही डरे हुए थे, आप क्या करते इलाज? आप तो निकल ही नहीं रहे थे। एयरपोर्ट पर कोई आ जा नहीं रहा था, एक कुत्ता भी नहीं जा रहा था उधर, लेकिन रणवीर जी के संस्थान के लोग वहां तैनात थे, उनकी ड्यूटी लगी थी सीआईएसएफ की, बोले दाएं मोड़ दाएं मोड़, बाएं मोड़ बाएं मोड़। क्या 24 घंटे? क्यों भाई? आपने तो पार्लियामेंट विधानसभा सब छोड़ दी थी, बोले कहीं जाने नहीं, ये क्षेत्र कुछ नहीं, निकलना नहीं है। क्या? और टेलीफोन भी बंद कर दिया कि भाई ज्यादा बात करो जनता मदद मांगेगी। कहां किसकी मदद करें डर के मारे? उस स्थिति से देश बाहर निकला। तो ये जो सामूहिक प्रयास था देश का, और उसमें जिस वर्ग की सबसे ज्यादा भूमिका थी, उसको कुछ सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कृतज्ञता का ज्ञापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक राष्ट्र के तौर पर हम कृतज्ञ हैं, ऐसे लोगों के लिए ये भाव क्यों नहीं जाए? इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े कर्मचारियों को कि जहां चुनाव हरा दे वहीं मुद्दा बने? ये सारी तेजी हिमाचल के बाद ही क्यों आई? अब मुंबई भी बोले, राजस्थान भेजे हैं अधिकारियों को कि स्टडी टूर पे जाओ, जरा ओपीएस का समझ के आओ क्या मॉडल है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया वापस, केंद्र सरकार के लिए कह रहा हूं, वहां यह तर्क क्यों दिया जा रहा है कि जो पैसा एनपीएस में जमा है वो नहीं देंगे? ये कैसा हो रहा है? ये फेडरल स्ट्रक्चर के भावना के खिलाफ है बात। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि दम है तो लागू करके देख लो? कोई कुश्ती हो रही है, कोई दंगल है क्या राज्यों के साथ? नहीं ना। मैं देख रहा था राजस्थान की समस्या, छत्तीसगढ़ की समस्या, हेमंत सोरेन के यहां झारखंड में समस्या, मान के यहां समस्या। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कह दिया ठेंगा अब नहीं देंगे, ले कर लो बात, जो जमा है वो नहीं देंगे। अच्छा जी, अरे मैं कहता हूं आप उन कर्मचारियों के खाते में वापस भेज दो जो जमा है, वो तो लीगल वारिस है ना अपने पैसे के, राज्य को मत दो। उनके तो नंबर है ना आपके पास, खाता नंबर, वहीं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, फिर राज्य और वो बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि अब तक जो जमा हो गया वो नहीं देंगे? ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, टकराव की ओर ले जाएगा। भारत समृद्ध है, भारत विकास कर रहा है, भारत की छलांग लंबी है। ये सब चीजें तब प्रमाणित होंगी जब हम अपने देश के कर्मचारियों, लोगों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं पहले से और बेहतर ढंग से लागू करेंगे। अन्यथा इन बातों को जमीन पर कौन मानेगा? सोचिए, प्राइमरी स्कूल का एक टीचर रिटायर होता है, पुलिस का एक सिपाही रिटायर होता है, सीआईएसएफ का एक जवान रिटायर होता है, उसके पास क्या संसाधन है बताइए? पूरी जिंदगी ट्रांसफर में यत्र तत्र सर्वत्र घूमता रहा, क्या है उसके पास? खेती बची नहीं देश में, जोत बची नहीं, क्या करेगा आदमी? कहां जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली हो गई, संयुक्त परिवार भी नहीं कि चलो रोटी की समस्या। मैं फिर कहता हूं, जब रोटी की समस्या के कारण आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता है, वो क्षण जीवन में सबसे कष्टकारी होता है। इसलिए बुजुर्ग के हाथ में पेंशन होनी चाहिए, बाकी सब तक छोड़ दीजिए। जवान की तनख्वाह 2 रुपया कम हो मैं मंजूर कर लूंगा, अगर आप ये प्रस्ताव लाओ कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूरी है।
बड़े बूढ़ों को 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाने के लिए जब अपना सम्मान गिरवी रखना पड़ता है अपने ही परिवार के सामने, वो क्षण ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि अगर पेट नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, और कुछ सोचते हैं कि धरती फटे और हम इसमें समा जाएं। बूढ़े बाप का चश्मा नहीं बन सकता, अम्मा की दवा नहीं आ सकती, ऐसी परिस्थितियां हैं मित्र। और वो नेता भी नहीं है कि चलो टेलीफोन से किसी का काम करा दिया, वो दे गया गिफ्ट, उनको तो कुछ नहीं ना। सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर रिटायर हो गया, उसको कौन क्या देगा बताइए? उसके घर तो कोई एक गुलाब का फूल भी लेके नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये बात लेके आया। आपने कमेटी बना दी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमेटियों से बाहर होनी चाहिए। राष्ट्रीय सहमति के आधार पर यह होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इसके विरुद्ध होगी, और हो भी अगर मन में तो बोल पाएगी। तो जब एक सामान्य मोटे तौर पर सहमति दिख रही है तो उसी की ओर बढ़ा जाता ज्यादा बेहतर है। लेकिन चलिए, आपने कमेटी बना दी, देश को प्रतीक्षा रहेगी कि ये कमेटी क्या प्रस्ताव लेकर आती है। एक मॉडल आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के आपके यहां का भी है, लेकिन हां, इस कमेटी पर एक प्रश्न रख के मैं बात समाप्त कर दूंगा। जिन लोगों के लिए ये कमेटी बनाई है उनके प्रतिनिधिमंडल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। केवल बाबुओं के लूडो खेलने की जगह नहीं होनी चाहिए ऐसी कमेटी। उसमें रणवीर सिंह होने चाहिए थे, उसमें विजय बंधु होने चाहिए थे। इन्हीं के लिए ना कमेटी है। वित्त सचिव और गृह और व्यय सचिव तो रोज ही मिलते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, वो काय की कमेटी है? जो पक्षकार है उसको भी बुलाइए, उसकी भी सुनिए, रास्ता वहां से निकलेगा। धन्यवाद।